कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। तो हेडिंग में रेस्पिरेटरी सिस्टम नंबर 4 पे हम देखेंगे कि एक प्रेग्नेंट वुमेन में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, कौन कौन सी आपके पास तब्दीलियां, वो आप लोग देखेंगे। तो हेडिंग देते हैं पल्मोनरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। पल्मोनरी सिस्टम या फिर आप बात करेंगे किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम की आप लोग यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा, इसको डिटेल में करने से पहले ना मैं आप लोगों को रिकॉल करवाऊंगा सीबीएस के, जब आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था तो रिकॉल कर ले स्टेप वन 2021 एडिशन जो आप लोगों ने किया था, तो वहां पे आपने कुछ बातें पढ़ी थी। और फर्स्ट एड के फर्स्ट ही पेज पे आप लोगों को वो लिखे हुए हैं कुछ वॉल्यूम्स, लंग्स वॉल्यूम आप लोगों ने किए थे। हाँ जी, क्या ख्याल है, लंग्स वॉल्यूम्स आप लोगों ने किए थे वहां पे। अब अगर लंग्स वॉल्यूम की बात करते हैं तो जो इनहेल या एक्सहेल करते हैं आप लोग, मतलब उतना ही सेम आप इनहेल कर रहे हैं, सेम आप अगर मतलब एक्सहेल कर रहे हैं तो आपके पास 500 ml कुछ आपने मतलब कि वॉल्यूम पड़ा था। तो 500 ml उनमें से एक आपने जनाबे वाली वॉल्यूम पड़ा था टाइडल वॉल्यूम। हाँ जी, टाइडल वॉल्यूम की आपने बात की थी। अब ये जो टाइडल वॉल्यूम था आप लोगों को पता था कि ये सेम वॉल्यूम था, और ये कितना था, 500 ml। 500 ml ठीक हो गया। फिर 500 ml टाइडल वॉल्यूम देखें। अगर आप लोगों को यहाँ से ये पॉइंट पता होना चाहिए जी, ओके। पल्मोनरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट किए, इसमें हमने लंग वॉल्यूम देख रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम सबसे फर्स्ट वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ये है कि डॉक्टर साहब अगर कोई बंदा टाइडल वॉल्यूम के बाद वॉल्यूम को इनहेल करता है तो वो आपके पास क्या था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नंबर 2 पे आप लोगों ने क्या पढ़ा था, हाँ जी, अगर आप लोग रिकॉल कर लें तो इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, ये आप लोगों ने बात की थी ना। फिर अब आते हैं जी आगे। फिर आप लोगों ने एक पढ़ा था इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। हाँ जी, ये आप लोगों को रिकॉल करने होंगे पॉइंट यहाँ पे, इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो देखें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जनाब अली, ये आपके पास किसके इक्वल है, मुझे एक बात बताएं ना। ये आपके पास है टाइडल वॉल्यूम प्लस आपके पास है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के, ऐसे ही है ना। ये तो आप लोगों ने मतलब कि किए हुए हैं, मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब यहाँ पे बात कर लें, अगर कोई बंदा, नंबर 4 पे लिख लें, अगर कोई बंदा जनाब अली 500 ml के बाद एक्सहेल करने की कोशिश करे, तो मुझे एक बात बताएं, आफ्टर 500 ml वॉल्यूम एक्सहेल, if anyone, if someone exhale maximum volume, exhale maximum volume, that is called expiratory reserve volume। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आगे। देखें, जिसको एक्सहेल नहीं कर सकते ना, अब मुझे बात बताएं, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मुझे एक बात बताएं, वो वॉल्यूम जिसको हम निकाल ही नहीं सकते वो कौन सा है, बताएं ना। रेजिडुअल वॉल्यूम जो आपके पास बाकी रह जाता है, ये सारे वॉल्यूम आप लोगों ने किए हुए हैं बड़ी डिटेल में। रेजिडुअल वॉल्यूम जो आपके पास मतलब कि बाकी बच जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। एक आपने टर्म पढ़ी थी, आप लोगों को याद होगा कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसकी आपने बात की थी। तो बात या आप लोग रिकॉल कर लें, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू जनाबे अली एक्सपायरेटरी, हाँ जी, रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आपके पास है, हाँ जी, वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आपके पास क्या था, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये आप लोगों ने पढ़े थे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के रिलेटेड, ठीक है। तो ये आप लोगों को, तो देखें कुछ वॉल्यूम्स हैं जो मैंने आपको रिकॉल करवाए, मैंने लिखवाए तो नहीं है, जस्ट मैंने रिकॉल करवाए हैं। अब हम प्रेगनेंसी के अंदर देखें। देखें अब प्रेगनेंसी में ना, याद रखिएगा जो टाइटल वॉल्यूम है ना ये ज्यादा हो जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर। अब ये मैं आपको लोगों को बताने लगा हूँ कि एक एक करके ना, कि भाई ये जो टाइडल वॉल्यूम है ना,
ये आपके पास क्या हो जाता है, इन प्रेगनेंसी, इन प्रेगनेंसी टाइडल वॉल्यूम विल इंक्रीज। ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया जी। देन आपके पास याद रखें, जब ये ज्यादा हो जाता है ना, देन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विल बी डिक्रीज। ये आपके पास, बट देन बट देन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आपके पास जो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विल डिक्रीज। ये आपके पास क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी में टाइडल वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाता है जी, इंक्रीज। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पे, बात करने लगा हूँ कि एक ना पॉइंट आपके पास होता है, देखें, एक पॉइंट है, उसको नोट की शक्ल में लिख लें ताकि आगे आपको चीजें ये रिकॉल हो जाए। एक होता है रेस्पिरेटरी मिंट वॉल्यूम। क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी मिंट वॉल्यूम। अब आपके माइंड में ये तो जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बताएं रेस्पिरेटरी मिंट वॉल्यूम बेसिकली है क्या चीज है। अब ये रेस्पिरेटरी मिंट वॉल्यूम क्या हो जाता है जी, इंक्रीज हो जाता है इसमें। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द एयर मूव या फिर इनहेल बाय लंग इन 1 मिनट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी मिंट वॉल्यूम। तो लिख लें, साइड बाय साइड इसको लिख लें, इसकी डेफिनेशन कि वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर का वो वॉल्यूम विच, volume of air which in inhale which lungs inhale by lungs by 1 minute, by 1 minute। तो भाई इसको आप क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी मिंट वॉल्यूम। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब होता क्या है, देखें, दो तीन बातें आप लोगों ने ना यहाँ पे लर्न करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी रेट, दो चीजें आपने याद रखनी है, नोट करें प्लीज। रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाई, आपके पास याद रखिएगा जो टाइडल वॉल्यूम है ना, ये जो टाइडल वॉल्यूम को मैंने आपको बताया कि इसमें क्या हो जाता है जी, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो रेस्पिरेटरी रेट है ना, ये आपके पास अनचेंज होता है। ये इसमें क्या, प्रेगनेंसी के अंदर अनचेंज, इन प्रेगनेंसी, इन प्रेगनेंसी, ये एक तरह से आप लोगों ने ना याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं, आगे बात कर लेते हैं। जब आपके पास टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना, इस टाइडल वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से ना, इंक्रीज होता है आपके पास, इंक्रीज मिंट मिंट वेंटिलेशन या फिर वॉल्यूम, मिंट वेंटिलेशन या फिर वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी जनाबेली मिंट वेंटिलेशन, या फिर आपके पास इसको आप लोग कह सकते हैं वॉल्यूम। अब मैं आगे बात करने लगा, जब आपके पास रेस्पिरेटरी मिंट वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना, तो आपके पास उस टाइम क्या होता है कि इंक्रीज रिमूव ऑफ, हाँ जी, या एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद, ये आपने पॉइंट ऐसे सीरीज लिखनी है प्लीज, ये नोट लिख लें। रिजल्टेंट, जब आपके पास ये रेस्पिरेटरी इंक्रीज मिंट रेस्पिरेटरी वेंटिलेशन, जब आप इनहेल ज्यादा करते हैं ना, देन उसके रिजल्टेंट देखें, अगर आपने बाहर से एयर ज्यादा ली है, डेफिनेटली एक्सहेल भी ज्यादा करेंगे। जब आप एक्सहेल ज्यादा करते हैं तो उसमें एक्सहेलेशन में आप कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर रहे हैं, तो लिखिए इंक्रीज इंक्रीज एक्सहेलेशन एक्सहेलेशन ऑफ CO2। CO2 आप ज्यादा से ज्यादा एक्सहेल करते हैं। जब आप CO2 जनाब अली ज्यादा से ज्यादा एक्सहेल करते हैं, तो मुझे एक बात बताएं कि आपके पास जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगी, हाँ जी ये बताइएगा जरा, लीड टू रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। भाई अल्कलोसिस होगी ना, क्योंकि आपने ज्यादा से ज्यादा जो एसिड है उसको तो बाहर, मतलब कि आप एक्सहेल करते जा रहे हैं। ठीक हो गया, ये बातें आगे सुन लीजिए। अब क्या होता है, फॉर बैलेंस, अब इसकी बैलेंसिंग के लिए आपने रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को, आप तो नहीं चाहते कि पीएच तो मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक होगा, अब आप इसकी बैलेंसिंग के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जनाब अली रिकॉल करेंगे
रीनल सिस्टम को देखें, फॉर बैलेंस किडनी, किडनी क्या करती है फॉर बैलेंसिंग, फॉर बैलेंसिंग, इसकी बैलेंसिंग के लिए, फॉर बैलेंसिंग किडनी, किडनी किडनी रिमूव, किडनी रिमूव फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम किडनी रिमूव HCO3 बाइकार्बोनेट फ्रॉम बॉडी। ये बॉडी से रिमूव करती है किसको, जनाबली HCO3 को। ठीक हो गया जी। जब HCO3 आपके पास बॉडी से रिमूव होता है ना, तो यूरिन आपके पास क्या हो जाता है, अल्कलाइन। रिजल्टेंट, मैं भी रिकॉल करूंगा, आपने डोंट वरी बस लिख लें। रिजल्टेंट यूरिन विल अल्कलाइन, यूरिन आपके पास क्या हो जाएगा, अल्कलाइन होगा। जब यूरिन अल्कलाइन होगा तो मुझे एक बात बताएं, यूटीआई के चांसेस होंगे कि नहीं होंगे। तो इंक्रीज चांस ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस इसमें फिर क्या हो जाते हैं जी, ज्यादा हो जाते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट मैंने बात क्या बताई है, बस मैंने ये कहा है कि टाइडल वॉल्यूम से हमें जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से मैंने सारे के सारे रिकॉल कर दिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं कि मैंने ये कहा कि प्रेगनेंसी के अंदर जनाबेली क्या होता है कि आपके पास टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास और इसमें टाइडल वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से रेस्पिरेटरी मिंट वॉल्यूम आपके पास इंक्रीज, बेसिकली बात यहाँ से आपने क्लियर करते जाना। जब ये इंक्रीज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास ज्यादा रिमूव होती है बॉडी से, जब वो होगी तो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होगा। फॉर बैलेंसिंग बॉडीज को SCO3 को मतलब कि रिमूव करती है, तो उसकी वजह से अल्कलाइन, यूरिन भी अल्कलाइन हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपके पास यूटीआई के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक होगा जी। तो ये बात है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से। अभी मैं कुछ बातें, अच्छा ये जो टेक्स्ट बुक है वो लिखती है कि ब्रीथिंग बिकम्स मोर डायफ्रेगमेटिक देन द कोस्टल, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज, वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी डिक्रीज। इन्होंने दो तीन बातें बस लिखी हुई हैं कि आप लोगों के पास जो है ना, इसमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आपके पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वाइटल कैपेसिटी आपके पास जनाब डिक्रीज, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज। जब टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे होता क्या है। ठीक है जी, मैंने आपको टाइडल वॉल्यूम के कॉन्सेंट के हिसाब से मैंने आपको बताया कि यूटीए के चांस, ये आप लिख लीजिए। चलो जी, ये फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट आपको ये पता होना चाहिए कि टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आगे ये सारी चीजें आपके पास आएंगी, लेकिन एक नोट आप लोग छोटा सा लिख लें कि आपके पास यहाँ पे बेसिकली होता क्या, ब्रीथिंग बिकम मोर डायफ्रेगमेटिक देन द कोस्टल, एक पॉइंट। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग बिकम मोर, लेकिन यार ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वैसे नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। बाकी मैंने जो सिनेरियो है वो पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। तो ये लिख लें, डायाफ्रेगमेटिक, डायाफ्रेगमेटिक देन कोस्टल, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज। थर्ड पॉइंट, वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज। फोर्थ पॉइंट, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी डिक्रीज। तीन, थर्ड पॉइंट, ब्लड गैस एंड एसिड एसिड बेस चेंजेस इसमें लिखें। ब्लड, ब्लड गैस एंड एसिड बेस चेंजेस, एसिड बेस चेंजेस लिख लें। जो भी मैंने आपको बताया एसिड बेस चेंज, इसमें क्या होता है कि जनाबली आपके पास PCO2 जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो आपके पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फिर आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इसमें इंक्रीज होती है, स्लाइटली, स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है, मैंने ऊपर आपको बताया। ठीक है जी। और इसमें ऑक्सीजन अवेबिलिटी टू द टिश्यू एंड प्लाज्मा प्लेसेंटा इम्प्रूव्स। और पीएच इसमें जो रिमेन है ना, वो आपके पास स्टेबल होती है जी 9 पे। पीएच रिमेन स्टेबल, रिमेन स्टेबल 9, अल्कलाइन की तरफ आ जा रही है। और HCO3 नेगेटिव की एक्सक्रीशन होती है। ये मैंने आप लोगों को अभी बात बताई है कि इसकी एक्सक्रीशन होती है, क्योंकि किडनी आपके पास क्या करती है, वो इसमें कंपनसेट करने की कोशिश है। बस यही पॉइंट है रेस्पिरेटरी के हिसाब से। आगे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज हम मूव कर रहे हैं जी आगे रीनल पे। अब रीनल को हम रेस्पिरेटरी के साथ थोड़ा कंबाइन कर लेंगे, तो यहाँ पे प्लीज देख लीजिएगा।
हाँ जी, स्टार्ट करें। नंबर लिखें जी 5 पे। नंबर 5 पे बात करते हैं। नंबर 5 पे आप लोग लिखेंगे जी रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम की बात करेंगे। और रीनल सिस्टम में आप लोगों ने जो बातें लर्न करनी है वो क्या है। रीनल सिस्टम के अंदर आपने देखना है कि इसमें ना जीआरएफ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो। हाँ, रेजिडुअल जो वॉल्यूम है ना, मतलब क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम की बात क्या करनी है। नहीं, जस्ट आप ये पॉइंट देखें, बाकी तो ऊपर मैंने आपको अभी सारे लिखवाए हैं ना। बाकी तो मैंने आपका ये, मतलब क्वेश्चन ये है कि रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ क्या होगा, बाकी वॉल्यूम सर मतलब जो रहेगा। जी सर, रेजिडुअल रेजिडुअल वॉल्यूम के पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? नो, रेजिडुअल वॉल्यूम, बाकी वॉल्यूम आपका वही रहेगा। बाकी वॉल्यूम आपके पास वही रहेगा, जो वॉल्यूम है अनचेंज, अनचेंज में आएगा, ठीक है। जो रहना था वो रहेगा। सर ये डिक्रीज डिक्रीज नहीं होता ड्यू टू पुश ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल कंटेंट ड्यू टू ग्रेविटी यूट्रस, ये डिक्रीज नहीं होता है, बुक में लिखा हुआ डिक्रीज होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। आप दोबारा 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 बोलें, क्या कह रहे हैं। ये बुक जो आपने सेंटेंस बोला अभी। सर ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी यूट्रस यूट्रस जब एब्डोमिनल कंटेंट अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है उनकी, तो उसकी वजह से यार डायाफ्राम पुश होता है ऊपर, उसकी आप वजह से ये बात कर रेजिडुअल सकते वॉल्यूम कम हैं, नहीं हो देखे ना, जाएगा। वो मैंने आपको यहाँ पे बात, हाँ आपका ये कंटेंट बिल्कुल ठीक है। आपने ये जो बात की ना, इसके हिसाब से ब्रीथिंग बिकम मोर डायफ्रेगमेटिक डायफ्रेगमेटिक देन द कोस्टल। क्योंकि यूट्रस के जो अंदर बेबी है, फीटस है, उसके प्रेशर कंप्रेशन की वजह से आपके पास ये कम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि उसने रखना होता है, जब वो कंप्रेस करता है तो वो मतलब कि कम हो सकता है, इसके कंटेंट में आप ये कह सकते हैं बात। ठीक है, ये बात आपको समझ आई कि नहीं। यस। ओके, चलें। अच्छा जी, देखें आगे बात कर लेते हैं रीनल सिस्टम की। रीनल सिस्टम में जो मेनली आप बात कर रहे होते हैं ना, आप बात कर रहे होते हैं जनाबे अली दो चीज़ों की। देखें, आप बात करते हैं GFR की, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की, ठीक है। अब ग्लोमेरुलर फिल्टर देखें, किडनी में ना GFR इंक्रीज होता है, ठीक है, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन ये प्लाटू फेज पे जाता है, ठीक है। मतलब क्या कि ये अगर एक ग्राफ है ना, मैं बात करने लगा, ये देख लीजिएगा प्लीज। किडनी में क्या होता है कि जनाब अली, पहले तो GRF फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये इंक्रीज होता है, फिर ये प्लाटू फेज पे जाता है, ठीक हो गया। फर्स्ट पे इंक्रीज, फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे इंक्रीज, देन प्लाटो फेज पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रीनल ब्लड फ्लो भी आपके पास क्या हो जाता, क्या होता है कि ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके पास जो प्लाटो फेज पे आपके पास मतलब कि जैसे आ जाते हैं, तो थर्ड ट्राइमेस्टर के दोबारा ये मतलब कि आपके पास जो है ना, उसके बाद फिर कम हो जा स्टार्ट हो जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, GRF की, GFR की। GFR ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये आपके पास है, सेकेंड और टिल द थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद ये थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने मतलब कि याद रखने हैं। GFR इंक्रीज होने से याद रखिएगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आपके पास क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा। ऐसे ही है। यार मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछता हूँ, ये है ना आपके पास मतलब कि नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन यहाँ से जनाब अली PCT, और PCT के बाद लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले आपके पास कॉम्बिनेशन इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर आपके पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग 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 डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है, इस तरह। अब जब यहाँ पे ये आपके पास है ना ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ही है ना, जब ये आपके पास ज्यादा होगा तो इसकी ज्यादा होने की वजह से ना, यहाँ पे आपके पास जनाबली क्या होगा कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी आपके पास यहाँ से एक्सक्रीट ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और साथ ही साथ यहाँ से क्रिएटिनिन भी आपकी यहाँ से जनाबली क्या होगी, लॉस होगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी आपके पास कम होगा, क्रिएटिनिन का लेवल भी कम होगा। सो प्रेगनेंसी के अंदर ये आपने पॉइंट याद रखने का, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन विल बी डिक्रीज, क्रिएटिनिन विल बी डिक्रीज, बट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट विल बी इंक्रीज। ये लिख लें प्लीज, नोट कर लें। इन प्रेगनेंसी, रीनल रीनल सिस्टम है ना, इन प्रेगनेंसी, इन प्रेगनेंसी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन विल डिक्रीज। ये क्या होगा, डिक्रीज, बट जी एफ
आर विल इंक्रीज, ये आपके पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये आपने पॉइंट इसका यार, मतलब देखें क्रिएटिनिन जिस तरह के आप लोगों को पता है कि नॉर्मल इसकी वैल्यू 1.2 है, नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर आपको मिलती है ना प्रेगनेंसी में 0.5, तो आप लोगों ने इससे नहीं घबराना, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकली है, ठीक है। और उसके बाद ब्लड यूरिन नाइट्रोजन अगर आपके पास है नॉर्मल है ना, मतलब कि 10 से 20 ब्लड यूरिन, ये नॉर्मल मतलब 10 से 20, अगर ये आपके पास जनाब लेस देन 10 है, अगर लेस देन 10 है, तो आपने इस बात पे नहीं करना कि यार इसका ये 10 क्यों है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी के अंदर ये आपके पास क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, ठीक होगा जी। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात कर लेते हैं, एक ये पॉइंट हो गया, फिर आगे बात करते हैं वेट की। अब ना यहाँ पे यार कुछ पॉइंट्स हैं जो कि फर्स्ट एड ने बड़े अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए वेट के हिसाब से। ये मैं आपको फर्स्ट एड से लिखवा देता हूँ पॉइंट्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसको देखें। अच्छा, रीनल फ्लो आपके पास क्या होगा, इंक्रीज। ये रीनल फ्लो आपके पास इंक्रीज होगा, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। रीनल फ्लो आपके पास क्या होगा, इंक्रीज। ये भी आपको पॉइंट पता। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज अर्ली, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट विल इंक्रीज अर्ली, अर्ली ये इंक्रीज होगा। देन ये आपके पास प्लाटो फेज में जाएगा, ये मैंने इधर बात आपको बता दी है ना। अर्ली का मतलब ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंक्रीज, देन आपके पास प्लाटो फेज, मतलब सेम, फिर आपके पास ड्रॉप करेगा। तो ये बात इन्होंने फर्स्ट एड वालों ने। फिर बात आ जाती है वेट की। वेट में अगर बात करते हैं ना, यूट्राइन वेट नंबर 1 आप लोग लिखें, यूट्राइन यूट्राइन वेट। ये कुछ बातें हैं प्रेगनेंसी के हिसाब से, ये आपने याद रखनी। यूट्राइन का जो यूट्रस का वेट है ना, याद रखिएगा प्रेगनेंसी में ये इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज यूट्रस वेट, यूट्रस वेट इंक्रीज, ये आप लोग लिख लें, इंक्रीज फ्रॉम अबाउट 60 to 70 ग्राम, ग्राम टू, याद रखें, टू अबाउट अबाउट 900 to 1200 ग्राम। मतलब आप ये कह लें कि 1 kg, ऑलमोस्ट 1 kg जो वेट है ये यूट्रस का ज्यादा हो जाता है इन प्रेगनेंसी, ठीक है। आप राउंड अबाउट करके 1 kg भी लिख सकते हैं, ये आपने पॉइंट याद रखना है प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस का जो वेट है। फिर बॉडी वेट की अगर बात करते हैं ना, बॉडी वेट, तो बॉडी वेट के बारे में आपने ये पॉइंट याद रखना है कि, अच्छा देखें इसमें ना आपके पास जो रीनल फ्लो है ना, रीनल फ्लो का भी यही हिसाब है कि अर्ली तो इंक्रीज है, फिर प्लाटू फेज, फिर ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से आपने मतलब कि ये पॉइंट याद रखना है। मेनली बुक ने जो आपको प्रेजेंट किया ना, बुक ने आपको यहाँ तक प्रेजेंट किया है, ठीक है। अगर आप बुक का ग्राफ देखेंगे ना, तो अर्ली आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज, फिर आपके पास जस्ट ये प्लाटो फेज उन्होंने दे दी। फिर आपके पास यहाँ पे रीनल फ्लो की अगर बात करते हैं, रीनल फ्लो इंक्रीज, फिर प्लाटो फेज है, फिर आपके पास जनाब अली मतलब कि डिक्रीज है, ये है रीनल फ्लो का। ये आपके पास क्या है, रीनल फ्लो। तो ये मैंने आपको पॉइंट यहाँ पे बता दिए, और बुक भी। अच्छा देखिए, बॉडी वेट में क्या है कि बॉडी वेट एवरेज आपके पास जो है ना, एवरेज जनाब अली 11 kg, 11 kg, ठीक है, 11 kg और 25 IB इंक्रीज होता है। अब 11 kg का मतलब क्या है, देखें अगर एक प्रेग्नेंट वूमेन है ना, उसका जनाब अली अगर वेट था आपके पास 55 kg, अब प्रेगनेंसी में उसका 11 प्लस कर लें तो फिर कितना होगा, आप खुद ही अंदाजा लगा लें, ये ऑलमोस्ट 66 kg वेट उसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए, 66 67 ऑलमोस्ट इसका वेट होगा, क्योंकि यूट्रस का भी वेट होगा। ये सारी चीजें, और ओवरऑल आप जब रिकॉर्ड करते हैं तो आपको ये चीजें समझ आती हैं, ठीक होगा जी। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट देखें, कुछ और बातें मजीद जो बुक में इसमें नहीं है लेकिन टेक्स्ट बुक में है, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये तो वेट के हिसाब से मैंने बता दिया आपको। पहले मैंने एक पॉइंट ये लिखवाया अभी, फिर मैंने आपको वेट के हिसाब से लिखवाया, फिर अभी थर्ड पॉइंट की तरफ हम जो है ना बात करने लगे कि थर्ड पॉइंट इसमें क्या है। अच्छा यार, ये आपके पास है मतलब कि किडनी, ठीक है, ये आपके पास क्या है, किडनी। और अब किडनी की अगर बात करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ना आपके पास है रीनल पेल्विस, क्या है, रीनल पेल्विस।
और रीनल पेल्विस में आप लोगों को पता है कि रीनल कैलिक्स होते हैं। हाँ जी, क्या होते हैं? रीनल कैलिक्स। कौन सा डॉक्टर साहब, कौन सी लाइन प्लीज? ये है ना लास्ट पे आपके पास? अच्छा, यहाँ पे ये रीनल पेल्विस। और देखें, रीनल पेल्विस से आपके पास मतलब यहाँ पे ना कैलिक्स होते हैं। आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि यहाँ पे आपके पास इस तरह कैलिक्स बने हैं, ठीक है। अब ये कैलिक्स से आपके पास ऐसे मतलब कि ये जो है ना रीनल रीनल पेल्विस आप इसको कह रहे हैं, ठीक हो गया जी। अब बात करते हैं आगे। प्रेगनेंसी से पहले याद रखिएगा, प्रेगनेंसी से पहले यूरिटर का जो साइज है ना, लाइक एक तरह से जो यूरिटर होते हैं, ये जो यूरिटर है, यूरिटर का जो साइज है प्रेगनेंसी से पहले लाइक होता है पेन जितना। एक पेन है ना, मतलब ये पेन का कितना का साइज हो सकता है? इतना ही हो सकता है। अंदर जो उसका होल है, जो ओपनिंग एक तरह से, इसके साइज का यूट्रस का मतलब कि इतने साइज का यूट्रस आपके पास जो है ना, सॉरी, यूरिटर का साइज होता है। लेकिन प्रेगनेंसी में स्पेशली याद रखिएगा, प्रेगनेंसी में स्पेशली राइट साइड यूरिटर आपके पास जो है ना डायलेट कर जाती है, ठीक है। तो लिख लें, इन प्रेगनेंसी ureter size ureter size will increase, especially right side, especially of right side right side किडनी। राइट साइड की जो किडनी है ना, उसके जो यूरिटर है, इसका साइज मतलब कि डायलेट कर देता है। रीजन, अब आपके माइंड में भी यही क्वेश्चन होगा, मेरे माइंड में भी यही क्वेश्चन क्वेश्चन है कि सर ये बताएं कि एक तो ये कह रहे हैं कि किडनी का जो मतलब इसमें एक प्रेगनेंसी के अंदर चेंज आते हैं, वो ये है कि यूरिटर में जो आपके पास जनाब वेन ड्रेनेज की वजह से। जी बिल्कुल। अब अगर बात आपके माइंड में भी यही है कि मेरे माइंड में भी ये है कि सर ये कैसे मतलब कि पॉसिबल है? अब इन प्रेगनेंसी के जनाब यूरिटर का साइज विल बी डायलेटेड, विल बी इंक्रीज इन प्रेगनेंसी, हाउ? अब ये हमने मतलब याद रखिए कि यूटरस के प्रेशर की वजह से ना, यूट्रस के प्रेशर की वजह से लोअर पार्ट ऑफ यूरेटर आपके पास क्या हो जाता है? कंप्रेस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे आप बताएंगे, अगर जनाब अली यहाँ पे आपके पास क्या है जी? फ्लोपियन ट्यूब्यूल है, यहाँ पे फंडस है, ये भी फ्लोपियन ट्यूब्यूल है, यहाँ पे जनाब अली आपके पास क्या है? यूट्रस है, इधर आपके पास किडनी है, तो यहाँ पे जनाब अली इधर बेबी पड़ा हुआ है, ठीक होगा जी। ये बेबी बेबी है। अब बेबी ने क्या किया? प्रेशर डाला हुआ है। अब जब प्रेशर बेबी डालेगा, फीटस का प्रेशर होगा, ये यूरिटर आपस में क्या होगी? यहाँ पे भाई कंप्रेस होगी कि नहीं होगी? मुझे एक बात बताएं, जब ये कंप्रेस होगी, ऊपर से आपके पास यूरिन फिल्टर होके आ रहा होगा। हाँ जी, यूरिन फिल्टर जब यहाँ से कंप्रेस होगी, तो डेफिनेटली यहाँ से जो एरिया एरिया आपके पास है, यहाँ पे जो ल्यूमन है, ये क्या होगी? नैरो। जब ये नैरो होगी, तो ये ब्लड, ये जो यूरिन फिल्टर होगा है, यहाँ पे क्या करेगा? स्टेसिस करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? मुझे ये बताएं। यहाँ पे भाई जब ये स्टेसिस करेगा, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला अपर पार्ट ऑफ द यूरेटर, ये क्या होगा? डायलेट नहीं होगा? बताए ना प्लीज, क्या होगा? डायलेट होगा। तो ये इसका एक कंसेप्ट है कि भाई यूट्रस ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू यूट्रस कंप्रेस टू द uterus compressed to ureter from the side, resultant urine will stay in the upper part of the ureter and lead to ureter dilate। ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज, ग्रेविडा यूट्रस के प्रेशर की वजह से, तो ये रीजन आपने लिखनी है। जो मैंने बोला ना यहाँ पे, वो आप लोगों ने रीजन खुद ही लिखनी है। अगर मुझे कहते हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ कि भाई यूट्रस कंप्रेस टू द यूरेटर from the side, resultant from resultant urine will stated in stasis। stasis का मतलब होता है रुकना। stasis in the upper part of the ureter and lead to dilation of the ureters and mostly cases में याद रखिएगा। अब देखें, अगर यहाँ पे यही आपका यूरिन यहाँ पे स्टे करता है इसी यूरेटर में, और ये भाई कैलिक्स में कर सकता है कि नहीं कर सकता? और जब कैलिक्स में करता है, तो इसको आप कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। इसमें इसको आप क्या कहते हैं? हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब है भाई, हाइड्रोनेफ्रोसिस वही है ना आपके पास, मतलब कि पानी की, जिसको आप एक तरह से हथेलियां कहते हैं, ठीक है। किडनी गुर्दों में पानी की हथेलियां। सिंपल पेशेंट आपको इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक्सरे करते हैं, तो अब वो पानी की हथेलियां गुर्दों में, ठीक है। तो ये आप उसको कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस।
डायलेशन ऑफ द रीनल पेल्विस, इसको आप कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो ये भी आप याद रखें कि इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस, ऊपर तो जो वो लाइन आपने लिखनी है जो मैंने आपको लिखवा दी है, जो मैंने बोली है, और साथ में आपने हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है? डायलेशन ऑफ द रीनल पेल्विस। लिख लें, डायलेशन, डायलेशन ऑफ रीनल, रीनल पेल्विस। तो ये एक तरह से आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। ड्यू टू, ड्यू टू स्टेसिस, ड्यू टू स्टेसिस, स्टेसिस ऑफ यूरिन, यूरिन, यूरिन की स्टेसिस की वजह से। ठीक। बट आफ्टर प्रेगनेंसी विल बी नॉर्मल, ये आपके पास प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। बट नॉर्मल, नॉर्मल विल बी नॉर्मल आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी। तो ये एक तरह से आप लोगों ने याद रखना है इसको, इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक। हाँ जी, क्लियर? एनी क्वेश्चन प्लीज बताएं। ये आप लोगों ने रीजनल पार्ट यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें अच्छा बुक लिखती है कि किडनीज ऑटोनोमिक एनाटोमिकली चेंजेस आती हैं कुछ। बुक जो टेक्स्ट बुक लिखती है यूनिट सिस्टम के बारे में, किडनीज इंक्रीज इन बोथ लेंथ एंड वेट, एक ये पॉइंट। रीनल पेल्विस इंक्रीज इन साइज विच रिजल्ट इन द हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये मैंने आपको पॉइंट लिखवा दिया। रीनल पेल्विस का साइज जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस इंक्रीज इन साइज, रीनल पेल्विस इंक्रीज इन साइज, रीजन मैंने आपको लिखवा दी। यूट्रस यूरेटर, यूरेटर डायलेट, द राइट यूरेटर बीइंग लार्जर देन द लेफ्ट। भाई राइट यूरेटर बीइंग लार्जर देन द लेफ्ट, ये बात। डायलेटेड यूरेटर कॉज हाइड्रो यूरेटर एंड यूरिनरी स्टेसिस, मैंने ये सारी बातें बोल दी हैं जो बुक में लिखी हुई हैं, लिखवाने की जरूरत है। दीज चेंजेस प्रीडिस्पोज प्रेग्नेंट वुमेन टू असेंडिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। भाई इसकी वजह से ना, इसकी वजह क्या होता है कि आपके पास प्रेग्नेंट वुमेन को असेंडिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। इंक्रीज, इंक्रीज असेंडिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक हो गया, इंक्रीज असेंडिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसकी वजह से। फिर आगे क्या उन्होंने लिखा कि फिजियोलॉजिकली चेंजेस, ब्लड फ्लो इंक्रीज, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज, क्लियरेंस ऑफ द मोस्ट सब्सटेंसेस इन इनहांस, प्लाज्मा क्रिएटिनिन। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है ना यूरिन सिस्टम के अंदर, मैंने आपको लिखवाया ब्लड फ्लो इंक्रीज, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज, क्लियरेंस ऑफ मोस्ट सब्सटेंसेस इन इनहांस, प्लाज्मा क्रिएटिनिन, प्लाज्मा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और यूरिएट आर रिड्यूस, ये सारे के सारे रिड्यूस कर दिए, मैंने भी आपको लिखा है ना। फिर ग्लाइकोसूरिया इज नॉर्मल, ये आपके पास क्या होता है? नॉर्मल, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सो अब आते हैं जी आपके एंडोक्राइन चेंजेस, नंबर 6 पे लिखें। आपने एंडोक्राइन सिस्टम की बात करनी है, नंबर 6 पे लिखें जी आप लोग एंडोक्राइन चेंजेस, एंडोक्राइन चेंजेस, एंडोक्राइन चेंजेस की बात करते हैं, या एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम लिख लें प्लीज आप लोग। सारे सिस्टम क्यों क्या कर रहे हैं एक तरह से। अच्छा ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, इसमें क्या होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन में पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा हार्मोन आपके पास सक्रिएट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, आप लोगों को पता है। तो रिजल्टेंट उसका जो साइज है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो ब्लड, अब जब एक, जब पिट्यूटरी ग्लैंड का, जनाब अली मुझे एक बात बताएं, भाई पिट्यूटरी ग्लैंड साइज विल बी इंक्रीज इन प्रेगनेंसी, लिख लें, इन प्रेगनेंसी, इन प्रेगनेंसी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड साइज विल इंक्रीज, विल इंक्रीज, विल इंक्रीज ड्यू टू, ड्यू टू एक्सेसिव, ड्यू टू एक्सेसिव, या वर्क मोर देन नॉर्मल, या फिर वर्क, वर्क मोर देन, मोर देन नॉर्मल, नॉर्मल से उसको ज्यादा काम करना पड़ता है प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक होगा जी। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड रिक्वायर्ड मोर ब्लड, ठीक है। अब याद रखिए कि जनाब अली एंड रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मोर, मोर ब्लड सप्लाई,
मोर ब्लड सप्लाई, भाई इसको ब्लड सप्लाई भी फिर ज्यादा चाहिए। अब होता क्या है, अगर किसी भी वजह से लिख लें, इफ ड्यू टू एनी रीजन, इफ ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी वजह से अगर जनाबेली क्या हो जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट, मैं आपको लिखवा ही जा रहा हूँ ये, प्रेग्नेंट वुमेन जनाबेली डेवेल्प पीपीएच, डेवेल्प पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। अगर उसको हेमरेज हो जाती है, मुझे एक बात बताएं, हेमरेज में क्या होगा, ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होने से क्या होगा, बीपी आपके पास कम कम होगा। भाई पिट्यूटरी का साइज इंक्रीज है, पिट्यूटरी का साइज दूसरी तरफ इंक्रीज है, हेमरेज से बीपी आपके, देन देन बीपी बीपी विल ड्रॉप, बीपी क्या होगा, ड्रॉप। या फिर सिंपल, बिल्कुल शिहान सिंड्रोम की तरह मैं बात लेके जा रहा हूँ, एक्सीलेंट। मैंने बात करनी है शिहान सिंड्रोम के ऊपर ही, बेसिकली मेरा मैंने भी उधर ही ये सारे आपके पास जो है ना पॉइंट पॉइंट को लेके जाना, ठीक है। शिहान सिंड्रोम आपको अभी लिखवाऊंगा, ठीक है। पोस्टपार्टम स्कीमिया के अंदर या हेमरेज के अंदर, अब देखें भाई, जब प्रेग्नेंट वुमेन होगी 12 पीपीएच, पीपीएच क्या होगा, देन बीपी विल बी ड्रॉप, बीपी आपके पास जब ड्रॉप करेगा, ब्लड आपके पास डिक्रीज होगा, तो क्या होगी, इस्कीमिया, लीड टू एस्कीमिया। एस्कीमिया मतलब क्या, कि ब्लड सप्लाई आपके पास ड्रॉप हो जाएगी, लीड टू एस्कीमिया ऑफ द अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, लीड टू एस्कीमिया ऑफ अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जब इसको इस्कीमिया होगा तो मुझे आपने खुद ही बताना है कि भाई रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट आपके पास यहाँ से जो हार्मोन आ रहे थे, आपके पास नेक्रोसिस होगी, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्ट उसका होगा आपके पास डिक्रीज प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। भाई डिक्रीज आपके पास एफएसएच एंड एलएच, क्या ख्याल है, एफएसएच एंड एलएच। फिर क्या होगा, एसीटीएच आपके पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। भाई आपके पास टीएसएच आपके पास डिक्रीज होगा। ये सारे के सारे वो हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी के अंदर काम कर रहे हैं, आपके पास ये काम हो जाएंगे। अब जब मुझे आपने खुद ही बताना है, अब रिकॉल कर लें, अब मुझे चलें, आप ना अब साइड बाय साइड शिहान सिंड्रोम की हेडिंग दे दें, क्योंकि एमसीक्यू तो यहाँ से आना है ना, शिहान सिंड्रोम की आप लोग हेडिंग दे दें, शिहान सिंड्रोम, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, और इसी से आपके पास जो है ना क्वेश्चन बनेगा। अच्छा जी, बेसिकली होता क्या है, हाइपोपिट्यूटरिज्म आपके पास एक तरह से आएगी इसमें कंडीशन, ठीक है। शिहान सिंड्रोम में क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पिट्यूटरी साइज विल बी इंक्रीज, इसमें क्या होता है, पिट्यूटरी साइज विल बी इंक्रीज ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पिट्यूटरी साइज, पिट्यूटरी साइज विल इंक्रीज, ये आपके पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। इफ ड्यू टू एनी रीजन, इफ ड्यू टू, हाँ जी, इफ ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी वजह से, एनी रीजन, इफ ड्यू टू एनी रीजन, प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, वुमेन डेवेल्प, डेवेल्प जनाबेली पोस्टपार्टम स्कीमिया, पोस्टपार्टम, पोस्टपार्टम स्कीमिया, स्कीमिया, नेक्रोसिस, स्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ द अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बातें वही जो मैंने, बस मैं शॉर्ट करी जा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, वो स्कीमिया, तो पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के क्या होंगे, नेक्रोसिस होगी, रिजल्टेंट, लिखे हैं जी, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट आपके पास है डिक्रीज प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन की नाबिलिटी डिक्रीज होगी, एफ एस एच एंड एल एच आपके पास डिक्रीज होंगे, ए सी टी एच आपके पास डिक्रीज होगा। अब मैं आप लोगों से बातें ये करूंगा, ठीक होगा, आप लोग मुझे बताएं भाई, जब प्रोलैक्टिन नहीं होगा तो मिल्क की प्रोडक्शन होगी, नो। जब मिल्क की प्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या ये जो मदर है,
ये लैक्टेट करवाएगी। फेलियर टू लैक्टेट ड्यू टू डिक्रीज प्रोलैक्टिन क्या होगा? फेलियर टू फेलियर टू लैक्टेट, भाई लैक्टेशन नहीं होगी, ठीक है। फेलियर टू लैक्टेट। उसके बाद क्या है? फिर एफएसएच और एलएच नहीं है, तो मुझे एक बात बताएं, नॉर्मल मेंसेस आएंगे? भाई एमनूरिया होगा। ए मिनोरिया आपके पास वही वही सिम्टम्स है जो कि शिहान सिंड्रोम में आप लोग पढ़ भी चुके हैं। बात कर लेते हैं आगे, बीपी क्या होगा? ड्रॉप करेगा। अब एसीटीएच डिक्रीज है। जब एसीटीएच नहीं होगा, एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर ये एक्ट नहीं करेगा। जब वहां पे एक्ट नहीं करेगा तो नो कॉर्टिसोल, ठीक होगा जी। नो नो कोर्टिसोल, जब कोर्टिसोल नहीं होगा तो भाई डिक्रीज बीपी। बीपी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये बातें आपको पता चल गई। तो शिहान सिंड्रोम की अंदर आप लोगों को ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब सुन लें, अब बात आ जाती है एड्रीनल ग्लैंड की। एड्रीनल ग्लैंड पे मैंने अब थोड़ा सा इसको भी लेना है, ठीक है। बाकी ये तो बातें फेलियर टू लैक्टेट और एमनोरिया की बातें तो आप लोग जानते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कंटेंट से, एड्रीनल ग्लैंड की हेडिंग देते हैं, एड्रीनल ग्लैंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए, जब एड्रीनल ग्लैंड की बात करेंगे, याद रखिए एड्रीनल ग्लैंड का जो साइज है ना, वो मतलब कि एड्रीनल ग्लैंड का जो साइज है वो इंक्रीज आपके पास नहीं होता। मगर याद ये रखिएगा कि प्रेगनेंसी में एड्रीनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल प्रोडक्शन आपके पास ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये आप लोगों ने एक तरह से पॉइंट याद रखना है, साइज तो इंक्रीज नहीं होता, साइज तो इंक्रीज नहीं होता, बट एड्रेनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन आपके पास ज्यादा हो जाती है। ये एक तरह से आपने पॉइंट इसका याद रखना है, ये मैं आपको बता देता हूँ पिट्यूटरी। हाँ, size is unchanged, twofold increase in the production of the cortisol binding globin bound cortisol. There is also a slight increase in unbound cortisol, increased production of the aldosterone and deoxycorticosterone। ठीक है, ये एड्रेनल के कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लोग लिखेंगे, ये आप लोगों ने एक तरह से पॉइंट याद रखना है। तो भाई साइज अनचेंज, साइज इज अनचेंज, साइज में कोई मतलब के फर्क नहीं आता, ठीक है। ये आपने पॉइंट याद रखना। फिर टू फोल्ड इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ द कॉर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, ठीक हो गया जी। बॉन्ड टू कॉर्टिसोल, ठीक है। ये एक लाइन लिखेंगे आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ, फिर आप लिखेंगे also slight increase in the unbound cortisol, increased production of the aldosterone and corticosteroid, ठीक है। ये बुक की मैंने लाइनें आपको लिखवाई हैं, जस्ट आप लोगों ने एक तरह से इसको याद रखना है और आप लोगों को पता। फिर बात आ जाती है जी थोड़ी सी थायराइड ग्लैंड पे, नंबर नंबर 2 पे बात कर लेते हैं, थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड पे बात कर लेते हैं। थायराइड थायराइड ग्लैंड, देखिए थायराइड जो ग्लैंड है ना, याद रखिएगा, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज साइज इन प्रेगनेंसी, उसका साइज नहीं था इंक्रीज हो, इंक्रीज साइज इन प्रेगनेंसी, ये एक तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर क्या होता है? थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। अच्छा जी, ये बुक में आपके पास लिखी भी हुई है बात, ये आप लोगों को पॉइंट पता भी होना चाहिए थायराइड के बारे में, कि जनाबेली इंक्रीज इन साइज ड्यू टू इंक्रीज वास्कुलरिटी, ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू इंक्रीज वास्कुलरिटी, ठीक हो गया जी। एंड इंक्रीज डिमांड एज ए रीनल क्लियरेंस, एंड इंक्रीज डिमांड एज ए रीनल रीनल क्लियरेंस। तो ये आप लोगों को बुक से पता होना चाहिए। क्लियरेंस ऑफ आयोडीन, ऑफ आयोडीन इंक्रीज रिजल्ट इन द रिलेटिव आयोडीन डेफिशिएंसी, ठीक है। इंक्रीज आयोडीन, आयोडीन इंक्रीज, जब ये इंक्रीज हो जाए रिजल्ट क्या होता है इसका? रिजल्ट उसका जनाब अली आपके पास है आयोडीन, आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी। ये बुक में एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन देखें थायराइड प्रोफाइल जो है ना, जब आप इसकी थायराइड प्रोफाइल करवाएंगे ना, आप हॉस्पिटल में करवाते हैं थायराइड प्रोफाइल, काफी सारी हाइपोथायरायडिज्म, हाइपोथायरायडिज्म के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास जो कंडीशन है, आप लोग इसमें थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं, ठीक है।
अब इसमें एक तो ये आपको साइज तो इंक्रीज मिला ही मिला, वो तो रीजन भी आपको पता चली। इसमें क्या होता है, इंक्रीज थायराइड बाइंडिंग ग्लोबली, ठीक है, इंक्रीज थायराइड, थायराइड बाइंडिंग, बाइंडिंग ग्लोबुलिन। अब इसके मैं कुछ बातें आपको ना बताने लगा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। टीबीजी, टीबीजी इसको कहते हैं, ये आपके पास इंक्रीज हो जाती है। अब होता क्या है कि आपकी बॉडी में जो, याद रखिएगा, एक होता है फ्री T4, फ्री T4, ये आपने पॉइंट याद रखना है। अब ये जो मतलब कि इंक्रीज टीबीजी है ना, इंक्रीज, लिख लें, इंक्रीज टीबीजी बाइंड विद फ्री फ्री T4, ये फ्री T4 के साथ जनाबली क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है। अब आप लोगों ने एक और भी बात याद रखनी है कि टोटल थायराइड हार्मोन, एक आप बात करते हैं टोटल टोटल थायराइड हार्मोन की, टोटल थायराइड हार्मोन। अब ये जो टोटल थायराइड हार्मोन, इसमें T3 प्लस T4 आ जाते हैं, और जनाब अली इसमें आपके पास फ्री T4 आपके पास ये भी इसी में आता है, ठीक होगा जी। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक आपके पास बाइंडिंग बाइंडिंग T4 होता है, एक आपको फ्री T4 होता है, ठीक है। तो ये टोटल थायराइड हार्मोन। देखिए अगर बाइंडिंग T4 इंक्रीज आपके पास हो जाता है, तो टोटल बी आपके पास क्या हो जाता है, इंक्रीज। क्योंकि देखें, इंक्रीज थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन क्या करती है, वो बाइंड करती है फ्री T4 के साथ, अल्टीमेटली T4, फ्री T4 का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आप लोगों को, और जिससे टोटल थायराइड हार्मोन का लेवल भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो फ्री T4 आपके पास बाइंड करता है किससे, टीबीजी के साथ। तो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन आपके पास जनाबली एक तरह से ये प्रोटीन है, जब फ्री T4 आपके पास कम हो जाता है। अब सुन लें, मुझे एक बात बताएं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब ये फ्री T4 टीबीजी के साथ बाइंड हो जाएगा, तो बॉडी के अंदर क्या होगा, डिक्रीज इन बॉडी डिक्रीज फ्री फ्री T4, भाई फ्री T4 कम हो जाएगा। जब ये फ्री T4 कम होगा, कि मुझे एक बात बताएं, एक फीडबैक जाएगा कि नहीं जाएगा, जब फ्री T4 आपके पास कम होगा, तो भाई पिट्यूटरी पे, आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड पे अंटीरियर, हाँ जी, पॉजिटिव गिव पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीड सॉरी गिव नेगेटिव फीडबैक, गिव पॉजिटिव फीडबैक, फीडबैक टू अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इसको मतलब कि जाएगा। अब अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होगा, आप लोग मुझे बताएं ना, रिलीज रिलीज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये कहाँ पे आके एक्ट करेगा, मुझे बताएं। एक्ट ऑन एक्ट ऑन जनाबेली एड्रीनल थायराइड ग्लैंड, सॉरी, ये कहाँ पे एक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड पे वो ऊपर एक्ट करेगा, एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड। और जब इसके ऊपर एक्ट करेगा, तो ये क्या करेगी, प्रोड्यूस टू फ्री फ्री T4, ठीक है जी। इस तरह ये आपके पास चलता रहता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा काम करता है और साइज इसकी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को इसकी स्टोरी का पता चल गया। अब मैं आप लोगों को बुक से बताने लगा हूं। देखें इसमें बुक ने क्या लिखा है कि थायराइड के बारे में, इन्होंने लिखा है कि इंक्रीज इन साइज ड्यू टू इंक्रीज वास्कुलरिटी एंड इंक्रीज डिमांड एज रीनल clearance of iodine increases resulting relative iodine deficiency। थायराइड प्रोफाइल में इन्होंने लिखा है कि थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन इंक्रीज, बाउंड T3 एंड T4 इंक्रीज, and free T3 and remain unchanged. TSH may decrease slightly but tend to remain normal, ठीक है। बाद में ये नॉर्मल मतलब सारा चलता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं जी आप लोगों के पास, देखें मैंने आपको पैंक्रियाज के बारे में तो बता दिया कि ड्यूरिंग फर्स्ट ऑफ द प्रेगनेंसी फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन आर रिड्यूस, बट देयर इज रिलेटिवली लिटिल चेंज इन द प्लाज्मा इंसुलिन लेवल। और ड्यूरिंग सेकंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी relative insulin resistance develop,
इंक्रीज प्लाज्मा ग्लूकोज डिस्पाइट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्लाज्मा इंसुलिन कंसंट्रेशन। इंसुलिन रेजिस्टेंट, मैंने आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट के बारे में बताया था। पैंक्रियाज बेसिकली एंडोक्राइन के अंदर ही आता है। और मैंने आप लोगों को हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो। मैंने बताया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंट इज ड्यू टू ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसको हमने HCS भी कहा था, ठीक है। तो HCH, इस तरह आप लोगों ने मतलब कि एस की बात की थी। और HPL भी इसको कहते हैं जी, बिल्कुल। HBL इसको कहते हैं। प्लेसेंटल इंसुलिनेज की वजह से, इंक्रीज कॉर्टिसोल की वजह से, इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन। तो आप लोग एक बात लिख लें कि इंसुलिन रेजिस्टेंट, ये लिख लें प्लीज। इंसुलिन रेजिस्टेंट, इंसुलिन रेजिस्टेंट इज ड्यू टू, ये आप लोग लिखेंगे कि ड्यू टू HPL, इसकी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन की वजह से। उसके बाद आप लिखेंगे प्लेसेंटल, प्लेसेंटल इंसोलिनेज की वजह से। और इसके बाद आप लोग लिखेंगे इंक्रीज कार्टिसोल की वजह से, इंक्रीज कार्टिसोल की वजह से, और इंक्रीज प्रोजेस्टीरोन की वजह से। तो ये सारे के सारे इसके काम है, और मैंने आप लोगों को ये पहले बता दिए थे। ठीक हो गया जी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब कि समरी इसकी ये है एंडोक्राइन चेंजेस में, कि इंक्रीज प्रोलैक्टिन कंसंट्रेशन, सुप्रेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन रेजिस्टेंट वेल्थ, थायराइड फंक्शन रिमेन मोस्टली अनचेंज, ट्रांसप्लेसेंटल कैल्शियम ट्रांसपोर्ट इज इनहांस्ड, कार्टिकोस्टेरॉइड कंसंट्रेशन इंक्रीज। ये एक तरह से इसके की पॉइंट्स हैं। बाकी आगे बात करते हैं जी अभी स्किन के ऊपर। हेडिंग दिया जी नंबर 7 पे स्किन, नंबर 7 पे स्किन। और ये भी आप लोगों को चेंजेस मिलती हैं प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है, स्किन पे ना। तो ये आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। देखें जी स्किन चेंजेस, स्किन चेंजेस पे जो आपके पास पॉइंट है वो आप लोग लिख लें प्लीज जरा। स्किन चेंजेस पे, स्किन चेंजेस पे ये है कि स्ट्राई ग्रेविडेरम caused बाय नॉर्मल स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन। ये मैं पहले आप लिख लें, फिर मैं आपको समझाने लगा हूँ, ठीक है। स्ट्राई, स्ट्राई ये लाइन जो बनती है, ग्रेविडेरम, ग्रेविडेरम, स्ट्राई ग्रेविडेरम, इसकी रीजन क्या है? इसकी अच्छा आप इसकी फोटो देखेंगे आपको ज्यादा चीज क्लियर होगी, ठीक है। कास्ड बाय, caused by normal, normal caused by normal stretching, normal stretching of skin, ठीक। फिर आप आगे जो बात करेंगे इसमें जनाब अली क्या है कि पाल्मर, पाल्मर एरिथीमा, पाल्मर एरिथीमा इसमें बन जाते हैं। मैं आपको बताने लगा ये क्यों। स्पाइडर, स्पाइडर एंजियो मेटा, ये सारे लिखें प्लीज, ये इसमें आते हैं, ठीक है। और ये भी कॉमन होते हैं। पिगमेंटेशन चेंजेस ड्यू टू इंक्रीज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिख लें। पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन चेंजेस, चेंजेस रीजन क्या है, रीजन लिखें। रीजन इसकी ये है कि ड्यू टू, ड्यू टू इंक्रीज MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसकी वजह से ना, ये जो पिगमेंटेशन चेंजेस हैं इसमें क्या होता है, आपने चीजें आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। लीनिया, लीड टू, लीड टू लीनिया नाइग्रा। अच्छा ये होता है लीनिया अल्बा, लाइन आपके पास होती है वो पेट में लीनिया अल्बा की, आप लोग जानते हैं। लीनिया अल्बा आपके पास यहाँ प्रेग्नेंट वुमेन में ये हो जाती है ब्लैक। और नाइग्रा, नाइग्रा कहते हैं ब्लैक को, ठीक है। तो लिख लें नायग्रा कहते हैं ब्लैक को, तो ये लीनिया फिर नायग्रा इसको कहते हैं। प्रेगनेंसी में ये जो लाइन बन जाती है ना उसको। फिर आपके पास फेस जो है ना, फेस पे इनके मतलब कि वो बन जाते हैं एक तरह से दाग, ये लिख लें मेला एस्मा, मेलास्मा, ठीक है। मास्क ऑफ द प्रेगनेंसी, एक तरह से मतलब कि पता चलता है इन इन के ये प्रेग्नेंट वुमेन की जो चेहरे पे ना ये दाग शाइयां सी मतलब बन जाती है, वो एक तरह से उसको कहते हैं मेलासेमा। फिर आपके पास आ जाती है पिगमेंटेड नेवी, ठीक है।
तो ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो आप मतलब कि फोटोज देखेंगे वो आपको काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। नहीं बोलेंगे। देखें, मैं बताने लगा आपको, प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन का लेवल जो है ना वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन के लेवल ज्यादा होने की वजह से ना स्किन पे जनाबेली स्पाइडर एंजियोमेटा बन जाते हैं। क्या बन जाते, कोलोएज्मा, बिल्कुल बिल्कुल। चार्डविक साइन, चार्डविक साइन, हाँ ये पॉइंट आपको मैंने लिखवाना था कोलोएज्मा वाला। अभी मैं लिखवाता हूँ। देखें जनाबेली, ये प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, स्किन पे स्पाइडर एंजियोमेटा, स्पाइडर एंजियोमेटा, ठीक है। तो ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एक तरह से ये लिखें, और ब्लड वेसल आपके पास डायलेट कर जाती हैं, और इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम की वजह से आपके पास क्या होता है, पाल्मर एरिथीमा। तो लिख लें, ड्यू टू ड्यू टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, सॉरी, ड्यू टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, फिर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ज्यादा होने के बाद पिगमेंटेशन हो जाती है, और लीनिया नाइग्रा कोलोएज्मा, कोलोएज्मा लफ्ज आपके पास लिखे, कोलोएज्मा, ठीक है। ये आप लोगों को चार्ट भी एक तरह से साइन है, ठीक है। उसके बाद फिमोरल वेन, देखें इनको ना, मतलब कि फिमोरल वेन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, मैंने आपको बता दिया था। और फुट में इनको वेरिकोस सील्स मतलब कि आ जाती है, अक्सर ना हेमराइड वगैरह, ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ये आप लोग स्किन चेंजेस में देखे हैं, और ये आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं जी नंबर 8 पे, लिखे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग लिखे जेनिटल ट्रैक एंड ब्रेस्ट की चेंजेस। जेनिटल जेनिटल ट्रैक एंड ब्रेस्ट जनाबेली चेंजेस, इसमें क्या होता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आपके लिखने वाले हैं, ज्यादा तो नहीं। सबसे पहले देखें आप, यूट्रस की चेंजेस को देख लेंगे। यूट्रस का साइज क्या हो जाता है, देखें ये भाई 10 टाइम ये फोल्ड इंक्रीज होती है वेट। इसका मतलब मैंने अभी बताया आपको, 900 से 1200 ग्राम जो वेट है ना, ये ज्यादा हो जाता है। ये मैंने आपको बता दिया कि 100 1000 ग्राम जो है ना, टर्म, जब टर्म है मतलब, टर्म आप लोग जानते हैं कि 37 वीक की जो प्रेगनेंसी है, टर्म कंप्लीट अपने मतलब के जो है ना एक तरह से टाइम पे उस टाइम इसका 1000 ग्राम जो है ना वेट एक तरह से increase हो जाता है। इट इज ड्यू टू बोथ हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी ऑफ द मायोमेट्रियल सेल। ये यूट्रस का जो साइज है ना, ये हो जाती है इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन वेट जनाबली टू 1K एट टर्म। ये आप लिख लें। अब इसके में क्या होता है, ड्यू टू, इसकी रीजन ड्यू टू जनाबली बोथ बोथ हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया की वजह से, एंड हाइपरट्रोफी की वजह से, हाइपरट्रोफी की वजह से। ये भी आपको पॉइंट पता है किसकी, ऑफ मायोमेट्रियल सेल, ऑफ मायोमेट्रियल सेल्स। तो ये आपको पॉइंट इसके पता होने। अच्छा, रिजल्टिंग फ्रॉम हाई लेवल ऑफ द maternal एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन मसल हाइपरट्रोफी occur up to 20 वीक्स, ये अप टू 20 वीक्स होते हैं, आफ्टर विच स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल फाइबर occurs, यूट्राइन ब्लड फ्लो इंक्रीज टू 500 to 700 ml पर मिनट एट द टर्म। ये भी पॉइंट, सॉरी, अच्छा जी, हाइपरप्लेजिया की वजह से। और जनाबेली मैंने आपको ये बताया कि यूट्राइन ब्लड फ्लो इंक्रीजेस टू 500 to 700 ml per minute at the term. Uterine arteries undergo massive hypertrophy mainly in first half of the pregnancy. Increase intracellular gap junction across the myometrium cells. ये बातें सर जस्ट आपको याद करने के लिए, अगर किसी ने लिखनी हुई तो लिख लीजिए। फिर आगे लिखे सर्विक्स। सर्विक्स पे क्या होता है, देखें सर्विक्स जो है ना, cervix becomes swollen and softer during the pregnancy, become swollen, becomes swollen and softer during जनरली प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये आपके पास ये चेंजेस मिलेंगे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन, रीजन लिख लें, रीजन इसकी लिख लें कि जनाबली अंडर द इन्फ्लुएंस, अंडर द इन्फ्लुएंस जनाबली ऑफ एस्ट्राडायोल
एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एस्ट्राडायोल स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ कोलमनर एपिथेलियम ऑफ एंडोसर्वाइकल canal that become visible on ectocervix and is called ectropion। ये लाइन तो एक लफ्ज है, एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन का मतलब लिख लीजिएगा। एक्ट्रोपियन का मतलब ये है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई एस्ट्राडायोल स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ कोलमनर एपिथेलियम और endocervical canal that become visible on cervix are called ectropion, ठीक है। cervix appear bluish during the pregnancy result increase vascularity, इसकी वजह से भाई ये ब्लूइश नजर आती है, ब्लूइश आपको नजर आती है ड्यू टू वास्कुलरिटी। सर्विकल कोलेजन डिक्रीज ड्यू टुवर्ड्स टर्म, जब ये टर्म की तरफ आ जाती है ये कम हो जाती है, इनहेबलिंग इट्स डायलेशन, ठीक है। फिर ये पॉइंट आपके पास हो गया विजाइना। अब देखिए जो मैं बोल रहा हूँ आप कुछ लिख सकते हैं, बट विजाइना की मैं बात करने लगा। देखिए जो विजाइना है ना, विजाइना बिकम मोर वास्कुलर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकम मोर मोर वास्कुलर मोर वास्कुलर ड्यूरिंग जनाबे अली प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी में क्या हो जाती है जी, मोर वास्कुलर हो जाती है, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। फिर आगे लिखे, विजाइनल एपिथेलियम बिकम थिकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। हाई एस्ट्रोजन लेवल स्टिमुलेट ग्लाइकोजन सिंथेसिस, और याद रखें कि लैक्टोबैसिलाई कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड लोअर विजाइनल पीएच, ये पीएच को कम कर दे जिसकी वजह से असेंडिंग इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग पॉइंट लिख लीजिएगा कि हाई एस्ट्रोजन लेवल स्टिमुलेट ग्लाइकोजन सिंथेसिस, लैक्टोबैसिलाई कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड लोअर विजाइनल पीएच, ये पीएच को क्या कर देती, कम कर देती है। दिस एसिड पीएच प्रोटेक्ट अगेंस्ट असेंडिंग इन्फेक्शन, ये भी आपने लिखना है एक तरह से, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर ब्रेस्ट की बात कर लेते हैं। ये जो मैं लफ्ज बोला ना अभी, असेंडिंग असेंडिंग जनाबेली इन्फेक्शन से बचाने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। लैक्टोबेसिलाई कन्वर्ट, लैक्टोबेसिलाई जो है ये आपके पास मतलब कि वजाइना में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन टू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपके पास क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं पीएच किसकी, वजाइना की, और डिक्रीज पीएच ऑफ द वजाइना प्रोटेक्ट अगेंस्ट असेंडिंग इन्फेक्शन, ठीक है। ब्रेस्ट की बात कर लेते हैं। ब्रेस्ट क्या होते हैं, नंबर ऑफ लैक्टिक फेरिस डक्ट इंक्रीज ड्यू टू एस्ट्रोजन, ठीक है। नंबर ऑफ लैक्टिक नंबर ऑफ लैक्टिक फेरिस डक्ट डक्ट्स इंक्रीज, ये इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू जनाबेली इंक्रीज एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के जनाबेली ज्यादा होने की वजह से ये भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक। फिर आपके पास क्या है, नंबर ऑफ अल्विलाई इंक्रीज ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन। हाँ जी, नंबर ऑफ अल्व्यूलाई, अल्व्यूलाई जहाँ पे ब्लड आपके सॉरी मिल्क प्रोडक्शन होती है इंक्रीज, या प्रोलैक्टिन आता है और एक्ट करता है, अल्व्यूलाई इंक्रीज ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टिरोन, ठीक हो गया जी। एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये आप लोगों को पता। देखिए लैक्टेशन, लैक्टेशन जो है ना, prolactin from the anterior pituitary stimulate the milk production, oxytocin from the posterior pituitary stimulate the milk ejection. Lactation doesn't occur during pregnancy because the effect of prolactin is blocked by the peripheral action of estrogen। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सकलिंग फर्दर स्टिमुलेट प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज, और ये बातें मैंने आप लोग को बता दी एंडो के अंदर। तो ये था जी प्रेगनेंसी के अंदर आपकी नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द प्रेगनेंसी, ऑलमोस्ट मैंने सारी आपको बता दी है फर्स्ट ईयर से और टेक्स्ट बुक से। बाकी फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे, ठीक हो गया जी। ऑलमोस्ट हमने चीजें जो है कवर करने की कोशिश की है और आप लोगों को ये पता होना है। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बाद आपके पास डायग्नोस्टिक मेथड है प्रेगनेंसी का, वो हम करेंगे, ठीक है। ओके जी, थैंक्स फॉर योर अटेंशन, लेक्चर डिसमिस, लव। अच्छा जी, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं इन प्रेगनेंसी, और आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, एक तो CK2 से, और सेकंडली जो जो बेस्ट लिखा होगा वो आपके पास है कप्लान की बुक, ठीक है, कप्लान सीरीज जो क्लिनिकल साइंस की है।
तो इसमें सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ देख लें, जो हमने चीज़ें पढ़ी ऑलमोस्ट वही हैं। आपके पास आ जाता है जी स्ट्राई ग्रेविडेरियम। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेच मार्क डेड डेवलप इन द जेनेटिकली प्रीडिस्पोज वुमेन ऑन द abdomen एंड बटक। ठीक हो गया जी। तो ये एक तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रेगनेंसी के अंदर एक आपके पास जो है ना ये भी साइन है। उसके बाद स्पाइडर एंजियोमेटा एंड पाल्मर एरिथीमा। ये क्या होता है कि इंक्रीज स्किन वास्कुलैरिटी की वजह से, ये मैंने आप लोगों को बात बता दी। ठीक होगा। उसके बाद चार्डविक साइन। चार्डविक साइन आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है। इसमें क्या होता है कि ब्लूइश या पर्पलिश डिसकलरेशन ऑफ द वजाइना हो जाती है, सर्विक्स हो जाती है। रिजल्ट इसका भी क्या है कि वो भी आपके पास इंक्रीज वास्कुलैरिटी है। फिर लीनियर नाइग्रा में मैंने आपको बात बताई कि पिगमेंटेशन होती है ऑफ द लोअर abdominal मिड लाइन, जिसको आप लीनिया अल्बा मैंने आपको बताया ना, उसी का नाम नाइग्रा मीन के ब्लैक की वजह से। ठीक हो गया जी। और फ्रॉम द प्यूबिस टू द एम्बलाइकस। ठीक है जी। क्लोएज्मा बेसिकली आपके पास क्या है कि ब्लोची पिगमेंटेशन ऑफ द नोज एंड फेस। एक तरह से ये आप लोगों को कवर्ड विद एक तरह से मतलब मास्क लाइक। ठीक होगा जी। पैचेस से बन जाते हैं एक तरह से, आप लोगों को ये पता। फिर आपने सीवीएस के बारे में कुछ बातें पढ़ी। सीवीएस में आपने देखा कि आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक वैल्यूज बोथ डिक्लाइन अर्ली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, ये बात आपने कर ली। रीचिंग टू द, अच्छा जी ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। वीनस ब्लड प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर इज अनचेंज विद द प्रेगनेंसी, बट फीमोरल वीनस प्रेशर इंक्रीज टू 2 से 3 फोल्ड बाय द 30 वीक्स gestation। ठीक है। उसके बाद सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस के बारे में ये आप लोग रीड आउट कर लीजिए। कार्डियक आउटपुट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इंक्रीज होता है। उसके बाद मरमर्स की बात अपने की, सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर वीनस, अच्छा जी, पेरिफेरोवास्कुलर रेजिस्टेंस। ये आप लोगों ने इसको रीड आउट कर लेना इससे। ठीक है। फिर सेकंड पे बात की है जी हमने हेमेटोलॉजी और सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें आपने कहा कि आरबीसी की अगर बात की वो आपके पास इंक्रीज होते थे, मैंने ये बात आपको बता दी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है जी। इसके बाद ये भी आपने रीड आउट कर लेना। ठीक है, यहाँ से जो चीजें मैंने आपको बताई। उसके बाद जीआईटी का आप लोगों को पता है कि स्टोमिक के रिलेटेड ये आपको गैस्ट्रिक मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है, एम्पटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम द प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट ऑन द स्मूथ मसल। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद स्टोमिक रेजिडुअल वॉल्यूम्स अलोंग विद द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंट्रा abdominal कंटेंट बाय ग्रेविड यूट्रस। ये बातें मैंने, अच्छा लार्ज बॉवल क्लोनिक मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है जनाब अली, ट्रांजिशन टाइम से इंक्रीज हो जाए। ये बातें सारी आपको पल्मोनी, अब पल्मोनी सिस्टम के बारे में मैं आपको बता दी है। आपके पास टाइडल वॉल्यूम में जनाब अली, ठीक हो गई, ये तो इंक्रीज होता है। एयर दैट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, अच्छे रेस्ट रेस्ट की हालत में। ये मैंने मेंट वेंटिलेशन क्या इंक्रीज टू द, अच्छा जी इसमें मैंने आपको ये बातें बताई हैं। और ये आप लोगों ने ज्यादा देख, रेजिडुअल वॉल्यूम वॉल्यूम आर द ट्रैप्ड इन लंग्स आफ्टर डीपेस्ट एक्सपायरेशन। रेजिडुअल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है अप टू 20% बाय द थर्ड ट्राइमेस्टर ग्रेटर। अच्छा ये मैंने आपको बता दिया। डायफ्राम, इसमें क्या है कि आपके पास डिस्प्ले जनाबेली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंट्रा abdominal कंटेंट अगेंस्ट द डायफ्राम बाय द ग्रेविटी यूट्रस। उसके बाद फिर आपके पास एक और है, ये बातें आपको मैंने बता दी हुई हैं। उसके बाद रीनल है और एंडोक्राइन है। रीनल में आप लोगों ने क्या करना है कि किडनी के मैंने आपको बता दी, यूरेटर का बताया है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होता है, ग्लूकोसूरिया और प्रोटीन यूरिया। ठीक है जी। एंडोक्राइन में बेसिकली मैंने अड्रीनल का बता दिया, थायराइड के बारे में आपको मैंने बातें सारी बता दी। आप लोग रीड आउट कर लीजिए, तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है।